अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीक 4। वीक 4 में हम कवर करेंगे कुछ लाइब्रेरी फंक्शन और ये देखेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शंस को हम किस तरीके से ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में। देन सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस बूल डेटा टाइप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस जिनको हम बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं या हम उनको प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कह सकते हैं। ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि C++ में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और हम इनको प्रोग्राम में किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं और एक से ज़्यादा टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक काम करवाने के लिए। नाउ लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो कुछ हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करें। हेडर फाइल्स हमने पहले भी देखी है, हमने आईओस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड की थी ताकि हम सी आउट, सी इन और एंडल को जो है वो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। तो लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप हर लाइब्रेरी फंक्शन की हेडर फाइल जो है वो अपने प्रोग्राम में लाजमी इंक्लूड करें। उसके बाद हम ये भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हेडर फाइल को यूज करने के लिए हम इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड लिखना जो है वो लाजमी होता है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम एक लाइब्रेरी फंक्शन की जो एग्जांपल देखेंगे 2-3, उनमें हम सी मैथ एक हेडर फाइल है उसको हम इंक्लूड करेंगे और जो लाइब्रेरी फंक्शंस हम देखेंगे वो रिलेटेड होंगे सारे के सारे मैथमेटिक्स से। सो उन मैथ्स के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको जो हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है वो है सी मैथ। तो आप अपने प्रोग्राम में एक लाइन जो है वो बढ़ा दोगे, दैट इज हैश इंक्लूड सी मैथ। ठीक है, यहाँ पे आपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा है, उसके बाद ये लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी। नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट हेडर फाइल। हेडर फाइल्स जो है उनमें सिर्फ इन फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, और डिक्लेरेशन प्रॉपर तरीके से तो आप लोग उस वक्त समझ पाओगे जब आप अपने फंक्शन क्रिएट करोगे। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ सिग्नेचर और अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ फंक्शन जो कि हमें प्रोग्राम को देनी पड़ती है भैया बताने के लिए कि फंक्शन का नेम क्या होगा, फंक्शन किस तरीके के इनपुट लेगा और फंक्शन की रिटर्न टाइप या फंक्शन जो आउटपुट जनरेट करेगा, नॉट आउटपुट ऑन स्क्रीन बट वो फंक्शन जो है वो अपने जिस फंक्शन को कॉल किया उसको जो वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वापस उसको भिजवाएगा, वो वैल्यू क्या होगी या उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो ये स्मॉल सिग्नेचर जो है वो फंक्शन इनिशियली डिफाइन कर देता है कि आपका फंक्शन जो है वो किस तरीके का होगा, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो एरर जनरेट नहीं करता और वो फंक्शन को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब आप फंक्शन यूज करना चाहते हो तो आप एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हो और अगर आप हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते तो आपको एरर मैसेज जो है वो मिलता है। तो नाउ लेट्स सी टू एग्जांपल्स जिनमें हम ये देखते हैं कि हम इन लाइब्रेरी फंक्शन को जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। इन एग्जांपल नंबर 1 हमारी पहली लाइन तो वैसे ही सेम रहेगी जैसे पहले भी हुआ करती थी, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, बट वी हैव इंक्लूडेड अ न्यू लाइन, हैश इंक्लूड सी मैथ। तो हम यहाँ पे सी मैथ इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं ताकि हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और ये कर्ली ब्रेसेस ऐसे ही रहेंगे। ओके, नाउ इन आवर प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल्स। उन दोनों की डेटा टाइप जो है वो डबल है, डबल डेटा टाइप के दो वेरिएबल्स हैं। पहले वेरिएबल का नाम जो है वो नंबर है और दूसरे वेरिएबल का नाम जो है वो आंसर है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक ही लाइन में दो वेरिएबल क्रिएट करना चाहें तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से और आखिर में तो सेमीकोलन दे के इस डिक्लेरेशन को बंद कर सकते हैं। नाउ सी आउट की स्टेटमेंट प्लीज इनपुट अ नंबर एक मैसेज है जो आप यूजर को देना चाहते हो कि यूजर जो है वो एक नंबर यहाँ पे इनपुट दे या एक नंबर जो है वो एंटर करे। देन सी इन की कमांड वी हैव डिस्कस मेनी टाइम कि ये एक वेरिएबल के अंदर इनपुट ले सकती है फ्रॉम यूजर, यानी जब आप अपना प्रोग्राम चलाओगे तो इस स्टेज पे नंबर के अंदर वैल्यू जो है वो मांगी जाएगी जो यहाँ प्रोग्राम होल्ड करता है। जब तक आप एक नंबर देकर एंटर नहीं करोगे प्रोग्राम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ
यहाँ पे हमने जो है वो अपना ये फंक्शन जो है वो यूज किया। फंक्शन का नाम जो है इस लाइब्रेरी फंक्शन का नाम जो है या प्री डिफाइंड फंक्शन आपको उसको बोले, इसका नाम है SQRT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आप फॉर्मेट क्या होगी कि आप SQRT जो फंक्शन है उसके बीच में यहाँ पे कोई एक नंबर दे सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल 23। तो ये 23 का स्क्वायर रूट निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देते हो 25, तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा विच इज 5। 5 आपको आंसर दे देगा यहाँ पे। लेकिन हम प्रोग्राम इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे जो भी नंबर दें, ठीक है, यानी यूजर जो भी नंबर इनपुट करे वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देने के बजाय यहाँ पे क्या दे दिया है, एक वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल नंबर इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जाएगी और स्क्वायर रूट फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक आंसर, ठीक है, जो आंसर वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाया। तो बेसिकली इट विल रिटर्न अ वैल्यू। इस वैल्यू की डेटा टाइप डबल ही है। तो डबल वेरिएबल आंसर के अंदर हमारा जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। डबल दोनों को लेने का फायदा ये भी है कि आप चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आप उसका स्क्वायर रूट जो वो ले सकते हो, जो डबल डेटा टाइप की रेंज के अंदर आता है। एंड लास्ट स्क्वायर रूट को हमने प्रिंट करवाया, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये मैसेज स्क्वायर रूट इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और आंसर वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगी ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। बिना प्लीज इनपुट नंबर मैसेज आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप देते हो 25, तो स्क्वायर रूट इज 5 जो है वो आंसर हमें शो कर दिया इसने। अगेन आप कोई पॉइंट्स में भी नंबर दे सकते हो, जो भी नंबर आप दोगे उस नंबर का स्क्वायर रूट जो स्क्रीन पे ये डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था कि हम एक्सपोनेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 4.7 इंटू 10 रेज़ पावर आप देना चाहते हो तो आप ई और उसके बाद पावर जो है वो दे सकते हो। तो 4.7 इंटू 10 रेज़ पावर 12। तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल के देगा। लेकिन जो आंसर है उसमें थोड़ी सी फॉर्मेट इस तरीके की आती है, ठीक है, 006 मीन्स पावर 6 और ई के बाद वो प्लस जो है वो शो कर देते हैं, यानी ये पावर जो है वो पॉजिटिव पावर है। So 2.16795 इंटू 10 रेज पावर 6 जो है वो हमारा आंसर है, स्क्वायर रूट है। ओके, अगर हम चाहें तो हम इस प्रोग्राम को जो है वो छोटा भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि आप सेकंड वेरिएबल ना लो, देयर इज ओनली वन वेरिएबल नंबर, और आप आंसर के अंदर स्क्वायर रूट वैल्यू स्टोर नहीं करवाना चाहते। आप ये चाहते हो कि स्क्वायर रूट जो है वो बजाय कहीं सेव होने के डायरेक्ट जो है ये वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आप सिंपल सी आउट के अंदर, ठीक है, फंक्शंस को यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए न्यू चीज़ है, यानी वेरिएबल्स जहाँ पे आ सकते हैं उनकी जगह आप ऐसे फंक्शंस वहाँ पे यूज कर सकते हो जिनसे कोई आंसर आ रहा है। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन हमें एक आंसर देगा, ठीक है, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी जगह हम स्क्वायर रूट यूज कर सकते हैं। लेकिन अब की दफ़ा हमें इसके इक्वल टू और आंसर इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट SQRT लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर उसको वैल्यू दे देंगे कि वो किस नंबर का स्क्वायर रूट निकाले। तो आप इसको जो भी नंबर इनपुट आएगा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जो है प्रिंट कर देगा। गेन प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगा। लेकिन दोनों प्रोग्राम्स में फर्क क्या हुआ कि अब हमारे पास वो आंसर वेरिएबल नहीं है जिसके अंदर हमने स्क्वायर रूट दिया था। तो अगर आपको फ्यूचर में वो स्क्वायर रूट कहीं इस्तेमाल करना था, ठीक है, वो आंसर के अंदर जिसके जो स्क्वायर रूट सेव हुआ था वो आपने कहीं यूज करना था, तो आपको वेरिएबल लेना जो है वो लाजमी था। लेकिन अब अगर आपने वेरिएबल नहीं लिया तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है वो सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, कहीं सेव नहीं होगी, ठीक है। सो यू नीड टू थिंक कि अगर वो वैल्यू फ्यूचर में इस्तेमाल करनी थी तो आपको वेरिएबल में इंसर्ट करनी लाजमी थी। लेकिन अगर वो वैल्यू आपने फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करनी थी तो आप उसको डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हो। सो अगेन इसका आउटपुट सेम आएगा। आपने इसको कोई भी नंबर दिया और ये
स्क्रीन पे आपको इसका आउटपुट स्क्वायर रूट जो है वो प्रिंट करके दे देगा। ओके, नाउ जस्ट टू शो यू कि आप वेरिएबल, अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल हमारे पास नहीं होता, ठीक है, या आप वेरिएबल्स में इनपुट नहीं ले रहे और ये वैल्यूज आप यहाँ से हटा दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज, जैसे आप 9 का सिर्फ स्क्वायर रूट चाहते हैं तो यहाँ वेरिएबल की जगह नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि प्रोग्राम लिमिटेड हो गया, सिर्फ 9 का स्क्वायर रूट आपको हर दफ़ा मिलेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, आपको बार बार प्रोग्राम में आके चेंज करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे 9 की जगह फॉर एग्जांपल 23 टाइप कर रहे हो, फिर प्रोग्राम चला रहे हो, मतलब अब आपने यूजर से कंट्रोल छीन लिया। अब आप प्रोग्रामर हो और अब एज अ प्रोग्रामर आपको बार बार वैल्यू चेंज करनी पड़ी है। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर प्रोग्रामिंग, तो थोड़ा सा ये लर्न करने में आप लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही होगी कि यूजर से इनपुट लेने का क्या मतलब है और यहाँ पे वैल्यू चेंज करने का क्या मतलब है। अगेन ये प्रोग्राम आपके लिए है, आप प्रोग्रामर हो, और प्रोग्रामर जो प्रोग्राम क्रिएट करता है वो सिर्फ उस तक महदूद रहता है जब आप यूजर को, जैसे आप एप्लीकेशन से यूज करते हो, मार्केट से एप्लीकेशन खरीदते हो, आप उसका कोड नहीं देख सकते। आप क्या करते हो, आप बनी बनाई एप्लीकेशन से इस्तेमाल करते हो और ना उसका आप कोड आपको कभी मिलता है, ना कभी आप उसका कोड देखते हो। तो इसी तरह जब आप एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे तो आप कोड नहीं दोगे, आप ऐसी एप्लीकेशन बना कर दोगे जिसका फुल कंट्रोल यूजर के हाथ में होगा। यूजर उसका कोड नहीं चेंज कर पाएगा, यूजर उस एप्लीकेशन को सिर्फ इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है एप्लीकेशन साइड का, ठीक है, जो कि ये है कि आउटपुट जो है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो यूजर को कोई तकलीफ ना पहुंचाए और यूजर के लिए वो आसान हो और यूजर को वो समझ में आए। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की शुरू की 5 लाइनें जो है वो बिल्कुल सेम है, सेम 5 लाइंस है। इस दफा लेकिन हमने सी मैथ इंक्लूड किए एक और फंक्शन के लिए जिसका नाम है पावर, और शॉर्ट में इस फंक्शन का नाम जो रखा गया है वो है POW। हमने अपने प्रीवियस कोड में ये प्रॉब्लम देखी थी कि हमें कई दफ़ा जो है वो पावर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हमने ए स्क्वायर जब कैलकुलेट किया तो हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए यूज़ किया था, और जब हमें ए क्यूब निकालना था ए पावर 3 तो हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए यूज़ किया था। तो पावर 2 और पावर 3 के लिए तो हमने इजी ये वे यूज़ किया था, लेकिन व्हाट इफ पावर जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड हो या पावर जो है वो बढ़ जाए, तो हमें एक फंक्शन जो है वो अवेलेबल है विच इज POW, ठीक है, जो किसी भी नंबर की पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक इंटीजर नंबर है और एक इंटीजर पावर है। नंबर जो है वो बेस होगी और पावर के अंदर हम पावर जो है वो इनपुट लेंगे यूजर से। यानी फॉर एग्जांपल आप 7 पावर 3 कैलकुलेट करना चाहते हो तो नंबर के अंदर वैल्यू आ जाएगी 7 और पावर के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3। देन डबल आंसर वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम पावर कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम स्टोर करवाएंगे। नाउ सी आउट एंटर अ नंबर, मैसेज प्रिंट करवाया CN NUM। इसमें क्या करेगा, पहले जो है वो हमसे नंबर या बेस की जो है इनपुट वो लेगा। आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पे नंबर के बजाय बेस करना चाहते हो इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो। मैसेज तो आप जो भी लिखो, लेकिन सीन लगाना लाजमी, अगर हम सीन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे इनपुट हमसे नहीं लेगा। देन एंटर पावर, ठीक है, एंड देन सीन पावर की कमांड क्या करेगी, हमसे एक इनपुट जो है वो लेगी, जब पावर के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। नाउ वी आर यूजिंग द फंक्शन POW जो कि पावर कैलकुलेट करेगा। इस फंक्शन के अंदर जो है वो एक वैल्यू नहीं, हम 2 वैल्यू हमें देनी लाजमी है। पहली वैल्यू जो है वो बेस होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो पावर होगी। इन दोनों को आप सेपरेट करोगे किससे, कॉमा से। इन दोनों के बीच में आप कॉमा लगा सकते हो, स्पेस लाजमी नहीं है, वो स्पेस मैंने इसलिए दी है ताकि आपको क्लियर नहीं नजर आए कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो है वो एक कॉमा है, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यूज दोगे इनपुट के तौर पे या आर्ग्यूमेंट के तौर पे, तो वो आपको एक से ज्यादा वैल्यूज देने के लिए बीच में कॉमा यूज करना जो है वो लाजमी है। तो नाउ हम जो भी बेस देंगे
जो भी पावर आएगी उनकी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस हो जाएंगी और आंसर के अंदर ये कैलकुलेट करके हमें बता देगा कि उस प्लेस पे जो पावर आएगी उसका आंसर क्या आएगा। नाउ सी आउट के अंदर हमने सबसे पहले नंबर प्रिंट करवाया, ठीक है। तो नंबर की जो भी वैल्यू हम देंगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया, वेरिएबल है ये। फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने पावर का वर्ड प्रिंट करवाया विद स्पेसेस। उसके बाद ये पावर जो है वो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो हमने वो पावर वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर देगा, प्रोग्राम चलाते हुए यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद इक्वल टू की साइन प्रिंट करेगा, ठीक है, वो भी स्पेसिस के साथ है। और आखिर में आंसर जो भी कैलकुलेट हुआ होगा वो आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अगेन सी आउट को प्लीज थोड़ा सा सही तरीके से समझो, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते। जितने भी वेरिएबल्स हैं, नम एक वेरिएबल है, पावर एक वेरिएबल है और एएनएस एक वेरिएबल है, तीनों के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं किए। इन्वर्टेड कॉमास हमने यूज किए हैं सिर्फ उन टेक्स्ट मैसेजेस पे जो हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। प्रोग्राम को रन करते हैं। We now enter the number, for example 7 power 4. So 7 power 4 is equal to 2401. तो यहाँ पे पहले वेरिएबल की वैल्यू आ गई, फिर मैंने स्पेस पावर स्पेस प्रिंट करवाया था, देन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई, देन हमने स्पेस इक्वल टू स्पेस प्रिंट करवाया था और उसके बाद हमने आंसर की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाई थी। तो वो सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो रिप्लेस हो जाती है। इस तरह वो सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो रिप्लेस हो गई इस लाइन से। तो लाइन नंबर 13 और 14 की जगह हमें ये जो है वो प्रिंट करके इसने दिया है। ओके, नाउ सेम जैसे हमने पहले किया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको आंसर नहीं चाहिए वेरिएबल, आप उसको हटा सकते हो और ये फंक्शन जो है वो आप यहाँ से हटाकर इस आंसर की जगह जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें अभी आंसर वेरिएबल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट से अच्छा सी आउट को देख रहे होगे। सी आउट 11 12 13 जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, 11 12 13 एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने उसको जो है वो 3 डिफरेंट लाइंस में डिवाइड कर दिया ताकि वो क्लियरली हमें नजर आए। अदरवाइज आगे जो है वो अगर आप एक ही लाइन में रखोगे तो हमें फिर स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। जो पहले भी हमने डिस्कस किया है, हम मल्टीपल लाइन में एक ही स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगेन सेम आउटपुट ही आएगा। आप जो भी बेस दोगे, ठीक है, और उसको जो भी पावर दोगे वो कैलकुलेट करके जो है वो आपको बता देगा। जैसे 9 पावर 7 इज इक्वल टू 4.7 इंटू 10 रेज़ पावर 6। अगेन पॉइंट वही है कि अगर आंसर की वैल्यू को आगे इस्तेमाल करना है तो आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर आप वो वैल्यू आगे पावर की इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट करा के दिखाना चाहते हो, तो वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन इसमें भी जो है अगर आप नंबर्स यूज करना चाहते हो, ठीक है, यानी आप वेरिएबल्स नहीं लेना चाहते और आप डायरेक्ट बताना चाहते हो कि 7 पावर 3 इज इक्वल्स टू, तो आप डायरेक्टली, ठीक है, इस तरीके से दे सकते हो। पॉइंट वही है कि जब आप वेरिएबल्स लेते हो यू कैन रन अ प्रोग्राम इन मैनी वेज, लेकिन अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज दे दोगे, प्रोग्राम हर दफा से 7 पावर 3 ही दिखाएगा, ठीक है। आप चेंज नहीं कर सकते इसको हर दफा, बस आपको 7 पावर 3 का ही आंसर देखना पड़ेगा। लेकिन नाउ सी मैथ से हम सारे फंक्शन से नहीं देख सकते अपने लेक्चर के अंदर। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप गूगल पे जो है वो सी मैथ लिखो, एंटर करो। तो फर्स्ट लिंक ही है c++.com का, उस पर पहले क्लिक कर दो। आप कोई भी साइट यूज कर सकते हो। ये सी मैथ या मैथ डॉट एच, पुरानी सी में इसको मैथ डॉट एच कहते थे और सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो न्यू कंपाइलर्स में सी मैथ है। तो इसके सारे फंक्शन की लिस्ट जो है ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बहुत सारे हैं, ठीक है। इन सारे फंक्शन की लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फंक्शन को आप देखना चाहते हो तो वो क्या करता है, लाइक कॉस्ट फंक्शन जो है तो क्लिक करो, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन तो क्या है, क्या इनपुट लेता है और एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। तो गूगल विल हेल्प यू, आप
एक एक जो फंक्शन है उसको गूगल पे देख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तरीका यूज़ करने का आपने देख लिया है, सिमिलर है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको वैल्यू क्या देनी है। सो देयर आर मैनी फंक्शन लाइक लॉग है, लॉग बेस 2 है, इसके अलावा आपके जो हैं वो फ्लोर फंक्शंस हैं, राउंड फंक्शंस हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर फंक्शन है और एब्सोल्यूट फंक्शन है, ठीक है। तो जिस फंक्शन भी आप क्लिक करोगे, एब्सोल्यूट फंक्शन तो बेसिकली आपके एक्सप्रेशन में से नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन हटा के आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकता है। जैसे दे आर मैनी फंक्शन जो कि इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड आप जो जो आपको समझ में आते हैं, जितने मैथ्स आपको आती है उसके हिसाब से आप इन फंक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हम सबका कोड जो है और सबकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इन साइट्स पे मिलेगी। तो देयर आर मेनी साइट्स, ठीक है। आपको जो अच्छी लगे, जो समझ में आए, ठीक है, लाइक सीनेट प्रोग्रामिंग के अंदर भी है, W3 स्कूल्स में भी है, तो जिसमें भी आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन आप C++ वाली लिंक ओपन करना, ठीक है, जिसमें भी आपको समझ में आए, जैसे मैक्स फंक्शन है, मिन फंक्शन है। मैक्स फंक्शन दो वैल्यू के बीच में से बता सकता है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। मिन फंक्शन जो है वो दो वैल्यू के बीच में से ये बता सकता है कि छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो दे आर मैनी फंक्शन, जो जो आप देखना चाहो, ठीक है, आप यहाँ से जाकर सर्च कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, और उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, नाउ टू सम अप द टॉपिक ऑफ फंक्शन। फंक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, जो अभी हमने देख लिया कि किस तरीके से अपने कोड में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वो इंशाल्लाह हम कोर्स के अंदर आगे जो है वो क्रिएट करेंगे और उनको समझेंगे कि हम कैसे अपने फंक्शंस जो है वो बना सकते हैं। नाउ अबाउट द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। सारे फंक्शंस का जो है वो एक नेम लाजमी होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फंक्शन, उसकी या तो कोई रिटर्न टाइप हो सकती है या कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। लेकिन अगर रिटर्न टाइप एग्जिस्ट भी करती है तो रिटर्न टाइप सिर्फ एक ही होती है, फंक्शन सिर्फ एक ही आंसर जो है वो रिटर्न कर सकता है। इसके अलावा फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या जिनको हमने इनपुट्स का नाम दिया। ये आर्ग्यूमेंट्स जो है वो या तो नहीं होते, ठीक है, या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हो सकता है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना हो, या एक आर्ग्यूमेंट हो या दो आर्ग्यूमेंट हो। नाउ फॉर एग्जांपल नीचे गेट के फंक्शन हम आगे कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। गेट के फंक्शन जो है इसके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो जीरो है, मीन्स ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, लेकिन एक कैरेक्टर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। इसके अलावा एसक्यूआरटी फंक्शन को जो हमने नोट किया, इसके अंदर हमने वन आर्ग्यूमेंट दिया डबल डेटा टाइप का, और ये डबल डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। देन पावर फंक्शन जो है वो टू आर्ग्यूमेंट ले रहा था, ठीक है, और ये भी दोनों डबल टाइप के होते हैं, और डबल टाइप की वैल्यू जो है वो ये रिटर्न कर सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर आपके फंक्शंस का या प्री डिफाइंड फंक्शंस का एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल कोड पड़ा हुआ होता है। बेसिकली ये फाइल्स जो है वो आपके प्रोग्राम के साथ लिंक होती हैं, ठीक है। आपका जो कोड है, जब वो कोड कंपाइल होता है उसके साथ ये फाइल्स जो है वो लिंक होती हैं। आप हेडर फाइल तो इंक्लूड करते हो, लेकिन हेडर फाइल के अंदर सिर्फ फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है या सिर्फ फंक्शन का सिग्नेचर होता है, ताकि आपका कोड जो है वो एरर जनरेट ना करे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन उस फंक्शन का एक्चुअल कोड जो है वो लाइब्रेरी फाइल के अंदर होता है। यूजुअली इस लाइब्रेरी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .lib होती है, ठीक है, जिनमें एक्चुअल मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो मौजूद होता है फंक्शंस का, जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हो। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी हेडर फाइल को ऐड करते हो, यू जस्ट ऐड द हेडर फाइल। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेलेवेंट हेडर फाइल है। उस हेडर फाइल के हिसाब से लिंकर जो है वो ऑटोमेटिकली उस लाइब्रेरी फाइल के साथ कोड को जो है वो लिंक कर देता है, ठीक है, और उसको जो है वो कोड को अपने प्रोग्राम के साथ चलाता है जो आपने लिखा होता है। तो बेसिकली ये सारे के सारी चीज़ जो है वो कंपाइलर कर रहा होता है, और इस डिटेल को आपको ये समझने की जरूरत नहीं होती कि कौन सी फाइल लाइब्रेरी फाइल जो है वो ऐड करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंपाइलर खुद हैंडल कर रहा होता है। यू जस्ट ऐड द हेडर फाइल
और बाकी सारा का सारा काम जो है वो कंपाइलर खुद परफॉर्म कर रहा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा इसका रिलेशन देखते हैं कि ये फाइल्स जो है वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। तो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली जो कि होता है जब हम कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो एक तो चीज़ है हमारा मेन कोड, ठीक है, जो इस सोर्स फाइल से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसकी एक्सटेंशन होती है .cpp। वो फाइल या वो कोड जो आप लिखते हो, देन आप लिखते हो हैश इंक्लूड समथिंग डॉट एच, ठीक है। तो उस समथिंग डॉट एच के लिए एक और फाइल जो है वो ऐड हो जाती है जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एच, ठीक है। और ये डॉट एच फाइल जो है वो सोर्स फाइल के साथ शामिल हो जाती है। देन हम फाइल को कंपाइल करते हैं, F11 दबाते हैं, कंपाइलर चलता है। कंपाइलर जो है वो एक और फाइल क्रिएट करता है जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओबीजे, ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद एक और प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं लिंकर, ठीक है। लिंकर क्या करता है कि जो लाइब्रेरी फाइल होती है स्पेसिफिक, उसको जाकर ढूंढता है और उस लाइब्रेरी फाइल को आपके कोड के अंदर शामिल कर देता है। देन ये दोनों फाइलें मिलकर और लिंकर जो है वो इनको फाइनली कन्वर्ट करता है एक लास्ट फाइल के अंदर जिसको हम कहते हैं .exe फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल मीन्स वो फाइल जिसको हम प्रोग्राम कहो या ऐप कहो, जो फाइनली जो है वो रन हो सकती है। तो अब इनिशियली जो है वो आपके सोर्स कोड लिखते हो, तो सारा प्रोसेस होने के बाद ये फाइनल फाइल जो है, ये वो फाइल है जिसका आप कोड नहीं देख सकते, ठीक है। ये सिर्फ रनेबल फाइल होती है या एक प्रोग्राम होता है। Okay, now the next topic is setw manipulator. setw manipulator जो है वो स्क्रीन पे जो आउटपुट है उस आउटपुट को थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप करेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हो, अगर आप चाहते हो कि वो करेक्टर कुछ स्पेसिफिक विड्थ के अंदर सेट हो जाए या स्क्रीन की कुछ स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर सेट हो जाए, तो हम setw मैनिपुलेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली setw मैनिपुलेटर सीआउट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हम setw लिखते हैं और बिल्कुल फंक्शन की तरह इसके अंदर जो है वो ब्रैकेट्स होते हैं और ब्रैकेट के अंदर n का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक नंबर दे सकते हो, ठीक है। वो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि आप स्क्रीन पे कितने कैरेक्टर्स की विड्थ जो है वो सेट करना चाहते हो। देन जो टेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट होता है वो राइट जस्टिफाइड होता है। राइट जस्टिफाइड का मतलब ये है, अलाइनमेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पता होगी, एक होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होती है राइट अलाइनमेंट और एक होती है सेंटर अलाइनमेंट। तो बेसिकली ये राइट अलाइनमेंट जो है वो यूज करता है, आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइनमेंट में स्क्रीन पर प्रिंट होता है। तो बेसिकली अगर आप setw मैनिपुलेटर यूज करना चाहते हो तो आपको एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है iomanage। ये कैपिटल में नहीं है, लेकिन इसको कैपिटल में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको इस हेडर फाइल का नाम जो है वो क्लियरली यहाँ पे नजर आए। तो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए अगेन हमें हैश इंक्लूड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम हैश इंक्लूड iomanage लिखेंगे तो ये हेडर फाइल जो है वो हमारे पास ऐड हो जाएगी। इसकी एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। ओके, नाउ इस प्रोग्राम के अंदर हैश इंक्लूड iostream जो है वो सेम लाइन एज इट इज लिखोगे, लेकिन न्यू लाइन क्या ऐड हुई, हैश इंक्लूड iomanage, ठीक है। जो iomanage को आप इस तरह स्मॉल में लिखोगे, ठीक है। iomanage हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम setw मैनिपुलेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। बाकी कोड अगेन सेम रहेगा। देन यहाँ हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं विच रिप्रेजेंट बेसिकली मार्क्स। m1 मार्क्स 512 है, m2 मार्क्स 612 है एंड देन m3 जो है वो 92 है। तो 3 डिफरेंट मार्क्स के लिए वेरिएबल क्रिएट किए हैं, m1 m2 एंड m3। तो एक ही लाइन पे आप इनको वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल m1 इज इक्वल टू उसके बाद वैल्यू आ गई और कॉमा से इनको आप एक ही लाइन पे सेपरेट कर सकते हो। हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक ही लाइन में आप एक से ज्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर सकते हो। नाउ सी आउट की हमने एक ही स्टेटमेंट यूज की है, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो इसको कम्प्लीटली देखते हैं कि ये क्या कर रही है। सबसे पहले हमने setw यूज किया है और उसको n की जगह वैल्यू दी है हमने 15, ठीक है। तो यानी हमने सेट विड्थ कितनी रखी है, 15। तो 15 विड्थ जो है वो सेट हो जाए। देन उस 15 विड्थ को सेट करने के बाद हमने क्या प्रिंट करवाया है, नेम। देन हमने क्या किया है, setw 8 किया है, ठीक है। अच्छा, setw का ड्रॉबैक ये है कि आपको हर वर्ड प्रिंट करवाने से पहले
उसकी विड्थ अलग अलग सेट करनी पड़ती है। यानी मैं चाह रही हूँ कि पहले 15 कैरेक्टर्स के अंदर कुछ प्रिंट हो, फिर 8 के अंदर हो, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ 15 का मतलब कि नेम 15 कैरेक्टर्स के अंदर आए, 8 का मतलब है मार्क्स जो है वो 8 कैरेक्टर्स के अंदर आए। अगेन 15 अली अहमद जो है वो 15 कैरेक्टर्स के अंदर आए। ZW 8 का मतलब कि मार्क्स M1 जो है उनकी वैल्यू 8 कैरेक्टर्स के अंदर है। देन ZW 15 नबील आरिफ 15 के अंदर आए। ZW 8 M2 की वैल्यू जो है वो 8 कैरेक्टर्स के अंदर आए। अच्छा, बीच में जहां जहां हमें एंड एल रिक्वायर्ड है, हम एंड एल भी साथ साथ देते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगेन थोड़ा सा फॉर्मेट नोट करो। इन्वर्टेड कॉमास वाली चीज को आप ZW से सेपरेट करने के लिए अब अगेन इंसर्शन ऑपरेटर आपको इसके बीच में यूज करना पड़ेगा। और मार्क्स के बाद मुझे एंटर चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, तो मुझे इंसर्शन ऑपरेटर और एंड एल जो है उसका यूज करना पड़ेगा। इस तरह हमने 8 लाइन जो है डिफरेंट ZWs के साथ हमने प्रिंट करवाई है। लेकिन एंड एल जो है हमारे पास 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा और 4 दफा। इसका मतलब कि ये सिर्फ 4 लाइन जो है वो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। इसका आउटपुट देखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए कि ZW जो है वो कर क्या रहा है यहाँ पर। नाउ दिस इज द आउटपुट विच वी गेट। हमने ZW 15 किया था तो स्क्रीन की विड्थ 15 सेट हो गई। अगर आप इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ई तक जो है वो 15 कैरेक्टर्स जो है इसने स्क्रीन पे सेट कर दिए और हमारे नाम जो है वो सारे के सारे क्या कर दिए, राइट अलाइन कर दिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स के अंदर मार्क्स को सेट किया है और हर लाइन पे जो है वो 8 कैरेक्टर्स के अंदर मार्क्स जो है वो राइट अलाइन होकर सेट हो गए। तो ZW को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो लेआउट है उसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। स्पेशली नंबर्स के साथ बहुत यूज होता है, क्योंकि नंबर्स आप चाह रहे होते हो कि राइट अलाइन हो। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में जब हम इनको ऐड करें तो ऐड करने में राइट अलाइन नंबर्स हमेशा सही तरीके से ऐड होते हैं। नाउ ठीक है, तो फाइनली जो फाइनल ड्रॉबैक है ZW का वो ये कि कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि आपको हर वर्ड से पहले ZW यूज करना जो है वो लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक जगह से भी स्किप कर दिया, ठीक है, तो और आप उसको आउटपुट देखोगे तो वो एक चीज जो है वो आउट ऑफ की चली गई। मार्क्स जो है उसके पीछे आपने ZW नहीं लगाया तो ZW ना लगने की वजह से मार्क्स जो है वो उसकी सेटिंग जो है वो आउट हो गई। तो द ओनली ड्रॉबैक है कि आपको हर वर्ड से पहले, ठीक है, जो भी वर्ड आप स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हो उस वर्ड से पहले आपको ZW यूज करना जो है वो लाजमी होता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज कास्टिंग। कास्टिंग या टाइप कास्टिंग जिसको हम कहते हैं, हम यूज करते हैं जब हम एक वेरिएबल की डेटा टाइप को कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसी दूसरी डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लॉन्ग वेरिएबल है जिसको आप स्टोर करना चाह रहे हो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, या आप फ्लोट डेटा टाइप को कन्वर्ट करना चाह रहे हो इंटीजर के अंदर, या इंटीजर को कन्वर्ट करना चाह रहे हो फ्लोट के अंदर। तो जब भी हम एक डेटा टाइप का वेरिएबल दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो हमें कास्टिंग यूज करनी पड़ती है। तो बेसिकली इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो डेटा टाइप लिखनी पड़ती है और उसके आगे एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ वेरिएबल भी आ सकता है, यहाँ एक वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन भी आ सकता है जिसको आप कास्ट कर रहे हो। नाउ फॉर एग्जांपल एक एवरेज वेरिएबल है, ठीक है, हो सकता है इसकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर हो। आप क्या करना चाह रहे हो कि इस एवरेज को कन्वर्ट करना चाह रहे हो फ्लोट के अंदर। तो इस तरीके से लिखने से ब्रैकेट के अंदर लिखना लाजमी है। ब्रैकेट के अंदर आपने फ्लोट लिखा, आगे एवरेज लिखा, तो ये एवरेज जो वेरिएबल है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर। हमने प्रीवियस हैंडआउट में एक प्रॉब्लम नोट की थी कि आप जब दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 है और एक 5 है, जब आप इसको आपस में डिवाइड कर रहे थे तो इसका आंसर आना चाहिए 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसका आंसर जो है वो आ रहा था 0। नाउ क्या रीजन है? रीजन हमने पहले भी नोट किया कि ये हमें जो है वो आंसर गलत दे रहा है।
आंसर गलत इसलिए आता है कि देयर इज अ रूल कि जब दो इंटीजर वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो सी प्लस प्लस ये अज्यूम करती है कि इसका आंसर भी इंटीजर में ही आना चाहिए। 2 एक इंटीजर नंबर है, 5 एक इंटीजर नंबर है, सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग 2 विद 5 दोनों इंटीजर्स हैं तो सी प्लस प्लस ये अज्यूम करती है कि इसका आंसर भी इंटीजर होगा। तो वो 0 तो सेव कर लेती है लेकिन उसके बाद जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो डिस्कार्ड कर देती है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ कास्टिंग यूज करेंगे। हम इस 2 से पीछे अगर फ्लोट लगा देंगे, इस वक्त जो फ्लोट है वो ये 2 के साथ है, ठीक है, 5 के साथ नहीं है। हमने जब 2 के पीछे फ्लोट लगा दिया, ठीक है, 2 से पहले फ्लोट हमने यूज किया, कास्टिंग कर दी, तो ये 2 को अज्यूम करेगा कि 2 जो है वो एक फ्लोट नंबर है, उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट नंबर के अंदर। जब एक नंबर भी फ्लोट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 2 फ्लोट हो गया और फ्लोट और इंटीजर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो फ्लोट में आ जाएगा और आपको पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। So now there are many types of cast in C++. Static cast है, dynamic cast है, reinterpret cast है, cost cast है, बट हम जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही कास्टिंग या कास्ट यूज करेंगे विच इज स्टैटिक कास्ट। ठीक है, तो हम सिर्फ स्टैटिक कास्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टैटिक कास्ट को करने का एक तरीका तो हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया है कि आप डायरेक्टली टाइप नेम लिखो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाह रहे हो सी प्लस प्लस को कि वी आर यूजिंग स्टैटिक कास्ट, तो आप इस तरीके से स्टैटिक अंडर स्कोर कास्ट और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो है वो डेटा टाइप बता सकते हो। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट वे है, ठीक है। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ टाइप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, फ्लोट या जो भी, और स्टैटिक कास्ट इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप वेरिएबल दे सकते हो, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ जो भी वेरिएबल होगा उसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर के अंदर और कैरेक्टर वेरिएबल में आप उसको फिर सेव कर पाओगे। सो इन दिस एग्जांपल आप ये देख रहे हो कि एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैरेक्टर में। अगर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा ये ए कैरेक्टर वेरिएबल, वेरिएबल डोंट बी कंफ्यूज बाय इट, ये ए कैरेक्टर वेरिएबल वेरिएबल का नाम है, ये एन इंटीजर वेरिएबल भी वेरिएबल का नाम है। सिर्फ ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स है, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप का नाम। तो ये इंटीजर वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में और एक कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। नाउ ऑटोमेटिक कन्वर्जन, कास्टिंग एंड कन्वर्जन हमेशा साथ ही डिस्कस की जाती है। रीजन ये है कि ये एक दूसरे से थोड़ी सी सिमिलर है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन का मतलब वो कन्वर्जन है जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर रहा हो, ठीक है, दोनों कन्वर्जन है, ठीक है। कास्टिंग बेसिकली दोनों ही कन्वर्जन है, कास्टिंग भी और ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी। लेकिन कास्टिंग का वर्ड हम उस पर यूज करते हैं जब हम कोड लिखकर किसी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में की और इधर यहाँ पे की। लेकिन ऑटोमेटिक कन्वर्जन का मतलब है कि हम कोई कोड ना लिखें, लेकिन सी प्लस प्लस किसी डेटा टाइप को खुद ही किसी दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दें। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम अगर यहाँ कास्टिंग नहीं करेंगे और अगर हमने 2 डिवाइडेड बाय 5 लिखा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। आंसर तो फ्लोट में आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों डेटा टाइप इंटीजर्स है, तो ये फ्लोट वाले आंसर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ना ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, उसको कंपाइलर कर रहा होता है। नॉर्मली कब होती है, बेसिकली जब आपके पास अगर दो ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का मतलब है वो वेरिएबल्स या वो नंबर्स जो आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या उसके पीछे कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक है, उनकी डेटा टाइप अगर डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो क्या करता है कि छोटी डेटा टाइप को इग्नोर करके बड़ी डेटा टाइप के अंदर जो है वो वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है ना। यहाँ बड़ी डेटा टाइप या हायर टाइप वेरिएबल, हम बड़ी डेटा टाइप की जगह ये कह सकते हैं कि हायर टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो हायर टाइप वेरिएबल का क्या मतलब है, उनकी प्रायोरिटी या उनकी साइज की वजह से कुछ वेरिएबल लोअर कहलाते हैं और कुछ वेरिएबल जो है वो हायर कहलाते हैं। उनमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो ये वेरिएबल कितना बाइट कंज्यूम करता है
और दूसरी चीज ये कि वेरिएबल कितना बड़ा नंबर अपने पास सेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटी डेटा टाइप जो है वो है हमारे पास कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो सिर्फ 1 बाइट जो है वो कंज्यूम करता है। कैरेक्टर से बड़ी डेटा टाइप जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, तो उससे कैरेक्टर से ये हायर हो गई। शॉर्ट से बड़ी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर जो है वो शॉर्ट से हायर हो गई। इंटीजर से बड़ी डेटा टाइप लॉन्ग है, ऑब्वियसली बड़ी तो नहीं है, दोनों सेम साइज की है, लेकिन कंसिडर ये किया जाता है कि अगर एक वेरिएबल इंटीजर है और दूसरा वेरिएबल लॉन्ग है तो सी प्लस प्लस जो है वो सारे के सारे एक्सप्रेशन को लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। देन लॉन्ग से बड़ी डेटा टाइप फ्लोट है। अगेन आप लोग शायद इस चीज को हो कि लॉन्ग और फ्लोट तो सेम ही नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट इसलिए कर दी की जाती है क्योंकि फ्लोट ज्यादा बड़ा नंबर अपने पास स्टोर कर सकता है लॉन्ग के मुकाबले में। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था डेटा टाइप्स के अंदर कि फ्लोट जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10 रेज पावर 38 तक होती है, और जबकि लॉन्ग जो है वो सिर्फ 10 डिजिट वाला नंबर अपने पास सेव कर सकता है। तो इसलिए फ्लोट डेटा टाइप जो है वो भले दोनों बाइट्स में बराबर हो, लेकिन फ्लोट डेटा टाइप जो है वो हायर डेटा टाइप कहलाती है। देन फ्लोट से बड़ी डेटा टाइप जो है वो डबल है, ठीक है, और डबल से जो बड़ी डेटा टाइप है, सबसे बड़ी डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग डबल है। तो प्रायोरिटी वाइज ये टेबल आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि कौन सी छोटी है डेटा टाइप और कौन सी डेटा टाइप जो है वो बड़ी है। तो लास्ट एक्सरसाइजेज में जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो भी ऑटोमेटिक कन्वर्जन की वजह से ही थी। हमने एक दो इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किए थे, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए 11 है, ठीक है, इंटीजर बी जो है वो 2 है, लेकिन जब हम इनको आपस में डिवाइड कर रहे थे यानी 11/2, इसका आंसर जो है वो 5.5 आना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह आंसर आपको क्या डिस्प्ले कर रहा था, 5। हमने वेरिएबल को फ्लोट लिया, वी वर एक्सपेक्टिंग कि फ्लोट हमें आंसर मिलेगा, पॉइंट्स में वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं मिली। वो क्या रहा था, ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, सी प्लस प्लस का डिसीजन क्या होगा, दोनों इंटीजर हैं, दोनों सेम डेटा टाइप है, तो आंसर किसमें आना चाहिए, इंटीजर में ही आना चाहिए। लेकिन इनमें से अगर एक भी फ्लोट होता, ठीक है, ए या बी में से कोई एक भी फ्लोट होता, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन के रूल के हिसाब से सी प्लस प्लस डिसाइड करती कि फ्लोट डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप से बड़ी है, तो आंसर जो है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिक कन्वर्जन में सिंपली ये होता है कि अगर आपकी जो है वो दो डेटा टाइप्स या दो से ज़्यादा डेटा टाइप्स जो है वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन में इन्वॉल्व हो, जिनमें फॉर एग्जांपल हमारा एक वेरिएबल जो है वो इंटीजर हो और दूसरा वेरिएबल जो है वो हमारा फ्लोट हो, तो सी प्लस प्लस का डिसीजन ये होता है कि फ्लोट वेरिएबल जो है वो हायर है, इसलिए मुझे फ्लोट में डेटा जो है वो कन्वर्ट कर देना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो इंटीजर हो, दूसरा फ्लोट हो और तीसरा जो है वो डबल हो, ठीक है, तो नाउ दिस टाइम जो आपका आंसर है वो डबल डेटा टाइप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट आंसर जो है वो डबल बन जाएगा। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या था, आपको आंसर गलत मिल रहा था, आपको 5.5 नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन को अवॉइड करने के लिए हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी, हमें इसको लिख के बताना पड़ेगा कि इस ए वेरिएबल को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो आप ए के नीचे ब्रैकेट के अंदर फ्लोट लगाओगे, ठीक है, तो ए ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। नाउ ए फ्लोट है, हमने उसको बता दिया कि ए फ्लोट है, और बी जो है वो इंटीजर है, उसको हमने चेंज नहीं किया। जब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो फाइनल आंसर जो है फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आपको आंसर देगा 5.5। नाउ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन एंड कास्टिंग की। नाउ सेकंड वेरिएबल जो है वो हमने क्रिएट किया है विच इज अनसाइंड वेरिएबल, ठीक है, तो इस अनसाइंड वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमने सेम ही रखी है। नाउ दो तरह की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है, एक कैलकुलेशन जो है वो हमने साइंड वेरिएबल के अंदर की है और दूसरी वेरिएबल कैलकुलेशन जो है हमने अनसाइंड वेरिएबल के अंदर की है। नाउ यू ऑलरेडी नो साइन डेटा टाइप में और अनसाइन डेटा टाइप में क्या फर्क है। साइन डेटा टाइप में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं, लेकिन अनसाइन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। दूसरा फर्क जो है वो ये कि जब आप डेटा अनसाइन रखते हो तो उसकी रेंज डबल हो जाती है, आप उसमें ज़्यादा बड़ा नंबर जो है वो स्टोर कर पाते हो। नाउ लेट्स यूज अ कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन।
यानी यहाँ पे साइन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, दिस नंबर, लेट्स कॉपी दिस नंबर और हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल साइन वैल्यू जो है हमारे पास ये है, ठीक है, और हमने किया क्या है कि इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, देन डिवाइड किया है 3 से। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, और जो कि ये नंबर बन जाएगा 4 एंड देन 9 डिजिट्स। नाउ वी ऑलरेडी नो कि जो साइन डेटा टाइप है उसकी जो लिमिट है वो 2 एंड देन 10 डिजिट समथिंग तक है। तो ये नंबर जो है वो साइन डेटा टाइप के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। एंड देन जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो 3 से, ठीक है, तो ये नंबर छोटा हो जाता है, ये पॉइंट्स की वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, ये वैल्यू इग्नोर कर दे, लेकिन ये नंबर छोटा हो जाता है 1 एंड देन 9 डिजिट। ये साइन की रेंज के अंदर है, ठीक है। ये साइन की रेंज है वो है कि मैक्सिमम 2 एंड 9 डिजिट वाला यानी 10 डिजिट वाला नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है वो आ सकता है। नाउ आना आंसर चाहिए ये, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं। नाउ नोट करो कि अनसाइन वेरिएबल के अंदर तो आंसर सही आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया है, दोनों इंटीजर्स हैं इसलिए पॉइंट्स वाली वैल्यू तो आएंगी नहीं, लेकिन जो साइन वेरिएबल है उसके अंदर आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है। आंसर आ रहा है -8322 432, क्योंकि डजंट मेक सेंस, ठीक है। दोनों सेम, बिल्कुल सेम लाइन है, ठीक है, दोनों सेम कैलकुलेशन है, लेकिन दोनों सेम कैलकुलेशन के अंदर आंसर सही नहीं आ रहा है। इसका रीजन जो है वो हमने कैलकुलेटर में देख लिया, ठीक है। तो जब हम ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या बन रही है, 4 एंड 10, मतलब 4 वाला डिजिट बन रहा है और 9 जीरोज आ रहे हैं, जो कि साइन डेटा टाइप की रेंज से आउट हो जाता है। जब ये साइन डेटा से आउट हो जाता है तो ये क्या होता है, गलत नंबर में एक गार्बेज वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब ये 3 से डिवाइड होता है तो आपको आंसर जो है वो एक गार्बेज वैल्यू या एक गलत नंबर ही मिलती है। लेकिन अनसाइन में ऐसा नहीं हो रहा। अनसाइन में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अनसाइन की रेंज ज्यादा है, वो 4 एंड 10 डिजिट वाला नंबर जो कि 4 से स्टार्ट होता हो अनसाइन के अंदर आ सकता है। भले रेंजेस जो है वो थोड़ा सा इस लेक्चर के लिए आप अपने हैंडआउट में प्लीज रेंजेस थोड़ी सी दोबारा कंफर्म कर लेना ताकि ये बात आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक, क्योंकि अनसाइन की रेंज जो है वो डबल हो जाती है, इसमें 4 एंड 10 डिजिट वाला नंबर आ सकता है जो कि 4 से स्टार्ट होता है, लेकिन साइन के अंदर नहीं आ सकता। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कास्टिंग, ठीक है। यानी हो यहाँ पे ये रहा है कि ये साइन नंबर है, ठीक है, और ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर साइन है। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसको इसी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर के अंदर। हम ये चाहते हैं कि ये क्या करे, इस साइंड वेरिएबल को पहले कन्वर्ट कर दे अनसाइंड के अंदर। तो आप इस तरह यहाँ पे अनसाइंड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अनसाइंड इस तरीके से लिखने से, यानी आपने साइन वेरिएबल के पीछे इससे पहले अनसाइंड जो है वो ब्रैकेट के अंदर दे दिया। तो यहाँ पे आप कास्टिंग कर रहे हो, ये कास्टिंग करने का एक और तरीका है कि आप एक साइन डेटा टाइप को फोर्स कर रहे हो तो वो अनसाइन के अंदर यहाँ पे टेम्परेरी कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा कि जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो इस मल्टीप्लीकेशन से पहले वो साइंड वेरिएबल को यानी नॉर्मल वेरिएबल को जो है वो अनसाइंड वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह इसकी रेंज बढ़ जाएगी, ये नॉर्मल नंबर अपने पास यूज कर पाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये 3 से डिवाइड करके आंसर सही निकाल देगा। इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। नाउ दोनों आंसर जो हैं वो सही आ रहे हैं। हमें साइन वेरिएबल यहाँ प्रिंट करवाया है, अनसाइन यहाँ पे प्रिंट करवाए एंड देन इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाई है। तो आप देख सकते हो कि अब जो है वो आउटपुट जो दे रहा है वो आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बाय यूजिंग कास्टिंग। नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर भी हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने अगेन ये एक बड़ा नंबर स्टोर किया है जो कि
1 एंड देन 10 डिजिट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इंटीजर की रेंज के अंदर ही है, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर की रेंज 2 एंड देन समथिंग नंबर है, फिर इंटीजर की रेंज के अंदर है। देन हमने क्या किया है कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है और 10 से डिवाइड किया है। ठीक है, रिजल्ट इज टू लार्ज। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, जब इसको 10 से दोबारा डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्रॉब्लम देखते हैं। हमने यहाँ पे जो इसका आंसर है, जो इंटीजर वेरिएबल को हमने चेंज किया है, ठीक है, इसी वेरिएबल को हमने चेंज किया है। जब ये चेंज हो जाए, अपने आप को 10 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जो भी आंसर आए उसको फिर ये 10 से डिवाइड करें। तो इसको जब हम इसका आंसर देखेंगे, देखते हैं क्या आता है, और फिर हमने इसका सोल्यूशन किया है, सोल्यूशन के बाद आंसर क्या आता है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो आप पहले से आपने देख सकते हो कि आंसर जो है वो ये आ रहा है, जो कि गलत है। बेसिकली अगर आप मैथ के रूल के हिसाब से देखो, तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और अगेन 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर जो है वो यही आना चाहिए। ठीक है, तो नीचे तो देख रहे हो आंसर सही आ रहा है। हम नीचे देखते हैं कि हमने क्या तरीका यूज किया कि आंसर सही आया, लेकिन जिस स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वाली को, तो इसका आंसर जो है, इस स्टेटमेंट का आंसर आ रहा है 211509811, जो कि गलत है। नाउ अगेन हमने ये स्टेप रिपीट किए, क्योंकि हमने दोबारा इसमें ये सेम नंबर स्टोर करवाया, और अब की दफ़ा हमने इसको कास्ट किया है डबल में। तो मैं एक दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हम स्टैटिक कास्ट यूज कर सकते हैं। स्टैटिक कास्ट, ठीक है, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट आप लगाओगे, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपने यहाँ पर डबल यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये इंटीजर जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होने से पहले डबल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डबल डेटा टाइप ही इसको हैंडल कर सकेगी, एंड देन 10 से जो है वो डिवाइड है। तो ये तरीका जो हमने यूज किया है कि हमने इससे पहले स्टैटिक कास्ट डबल लगा दिया है, तो ये इंटीजर वेरिएबल पहले डबल में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये 10 से मल्टीप्लाई होके जो पूरा आंसर है वो डबल में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर जब 10 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर रेंज के अंदर आ रहा है। इसको अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते या आपको ये ज़्यादा मुश्किल तरीका लगता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम है। क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, हम इस इंटीजर वेरिएबल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दो। ठीक है, हम इस इंटीजर वेरिएबल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन किसमें आंसर देगा, डबल में आंसर देगा, क्योंकि जब हमने एक वेरिएबल को डबल बना दिया, तो सी प्लस प्लस के ऑटोमेटिक कन्वर्जन के रूल के हिसाब से सारे एक्सप्रेशन का आंसर किसमें आना चाहिए, डबल में आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको आप एक इंटीजर वेरिएबल में इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज अगर आएंगी भी तो वो कट हो जाएंगी, क्योंकि इंट वेरिएबल जो है इसकी डेटा टाइप इंटीजर ही है, तो अपने पास इंटीजर ही स्टोर कर सकता है। तो इस वजह से जब हम आंसर देख रहे हैं, तो हमें नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर सही मिल रहा है। इवन अगर आप ऊपर वाले को भी सही करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसके पीछे, इससे पहले हम डबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगेन अब दोनों जो है वो हमारी स्टेटमेंट सही हो गई है, दोनों का आंसर जो है वो सही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन तो फिर आप नहीं करते, वो तो कंपाइलर खुद ही कर रहा होता है, एक डेटा टाइप उसकी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। आप क्या कर सकते हो, आप कास्टिंग कर सकते हो। आपको जहाँ जहाँ लगे कि चीज़ें या कैलकुलेशन खराब हो रही है किसी रीजन की वजह से, रेंज आउट होने की वजह से, या ऑटोमेटिक कन्वर्जन की वजह से आपका रिजल्ट खराब आ रहा है, आपका रिजल्ट गलत आ रहा है, तो वहाँ वहाँ आपको कास्टिंग जो है वो यूज करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली हम लर्न करते हैं कि कास्टिंग कैसे होती है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन हमें इसलिए लर्न करनी पड़ती है ताकि हमें ये समझ में आए कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट खराब क्यों हो गया, कहाँ कन्वर्जन हुई। ठीक है, कहाँ दो नंबर्स ऐसे थे जो आपस में मल्टीप्लाई हुए या डिवाइड हुए, लेकिन वो किस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गए, वो देखना जो है वो लाजमी बन जाता है, ताकि अगर कहीं पर रिजल्ट खराब हो रहा है तो हम कास्टिंग कर सकें। So now the last topic of this week is bool data type. बूल डेटा टाइप जो है वो हमने पहले डिस्कस नहीं की थी। बूल डेटा टाइप स्पेशल टाइप है, जिसके अंदर आप जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, यानी जो वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, वो सिर्फ दो हैं। ठीक है, एक है ट्रू एंड दूसरी है फॉल्स। तो बेसिकली बूल डेटा टाइप को हम इस्तेमाल करेंगे जब भी हम
प्रोग्रामिंग के अंदर दो नंबर को कंपेयर करेंगे या कोई कंपैरिजन करेंगे तो उसका रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए यानी येस या नो स्टोर करवाने के लिए हम बूल डेटा टाइप को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इज अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है, तो इफ येस, ठीक है, तो ट्रू स्टोर हो जाए, यानी अगर इसका आंसर येस आ रहा है तो ट्रू स्टोर हो जाए, अगर इसका आंसर नो आ रहा है तो ये जो है वो फॉल्स जो है वो स्टोर कर दे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन का तरीका है, आप बूल डेटा टाइप क्रिएट भी कर सकते हो। बूल डेटा टाइप क्रिएट करने का तरीका ये है कि आपको बूल लिखना पड़ता है, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देते हो, देन इक्वल टू ऑपरेटर, बाकी सारे वेरिएबल की तरह फिर से आप वैल्यू दे सकते हो। तो वैल्यू जो है वो होगी ट्रू, ठीक है, या फॉल्स, ये तो ही वैल्यूज आ सकती है। उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करवाते हो लाइक सी आउट VAR, ठीक है, आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको स्क्रीन पे आंसर मिलेगा 1। Now this answer depend on the bool डेटा टाइप की वैल्यू क्या है। अगर आपने ट्रू स्टोर करवाया है तो सी आउट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा 1, और अगर आपने फॉल्स स्टोर करवाया है तो सी आउट जो है स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा 0। तो आपको दो ही आंसर मिल सकते हैं, या तो 1 या फिर 0। थ्योरेटिकली देखा जाए तो बूल डेटा टाइप को 1 बिट ही काफी है, ठीक है। 1 बिट का मतलब है या तो 0 स्टोर करे या फिर 1 स्टोर करे। 0 इज फॉर फॉल्स एंड 1 इज फॉर ट्रू। लेकिन कंपाइलर्स जो हैं वो उनको बाइट्स के तौर पर यूज करते हैं। कुछ कंपाइलर 1 बाइट देते हैं, कुछ कंपाइलर 2 बाइट देते हैं, बिकॉज कंपाइलर के लिए बाइट्स को मूव करना या बाइट्स को मैनिपुलेट करना आसान है, बजाय इसके कि वो बाइट्स में से बिट निकाल के अलग करें। ठीक है, तो जब डेटा आप आगे जाओगे ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे एडवांस सब्जेक्ट पढ़ोगे तो यू विल नो कि डेटा जो है वो बाइट्स में इजीली मूव होता है और बाइट बाय बाइट मूव होता है। बिट बाय बिट डेटा जो है वो मशीन लेवल पे मूव होता है, एप्लीकेशन लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे या कंपाइलर लेवल पे जो डेटा मूव हो रहा होता है वो बाइट बाय बाइट होता है, बिट बाय बिट नहीं होता। तो इसलिए कंपाइलर जो है इससे ज़्यादा बाइट स्टोर करते हैं, भले उसको एक ही बिट चाहिए स्टोर करने के लिए, लेकिन क्योंकि उनके लिए बिट मैनिपुलेशन मुश्किल हो जाती है, इसलिए बाइट के तौर पर जो है बूल डेटा टाइप जो है वो स्टोर होती है। नाउ दी एंड ऑफ आवर लेक्चर। बूल डेटा टाइप को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लूप यूज करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज करके देखेंगे। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 1 ऑफ वीक 4। इस एक्सरसाइज के अंदर यू हैव गिवन अ प्रॉब्लम कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। तो बेसिकली साइड ए एंड ए आर इक्वल, इनका जो वैल्यू है वो सेम होगी और इसकी बेस जो है वो डिफरेंट होती है। आपको इसका फार्मूला दिया हुआ है इसके एरिया कैलकुलेट करने का। ठीक है, एरिया का जो फार्मूला है वो है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसकी बेस की वैल्यू तो बी है, लेकिन इसकी जो हाइट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग दिस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो जो कंप्लीट फार्मूला बनता है एरिया का वो बनता है 0.5 इंटू बेस इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो आपने करना ये है, नाउ यू हैव टू डू दिस बाय यूजिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर आपने ये करना है कि आपको दो वेरिएबल्स लेने, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, जहाँ ए और बी जो है इसकी साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा है। बी जो है वो बेस है और ए जो है वो इसकी टू इक्वल साइड है। देन आपको यूजर से इनपुट लेना है बाय प्रिंटिंग टू मैसेजेस कि प्लीज इनपुट द वैल्यू ऑफ बेस एंड प्लीज इनपुट द वैल्यू ऑफ ए। ये टू साइड की वैल्यूज आप अलग इनपुट ले लो, कोई भी मैसेज प्रिंट करवाओ, ए में वैल्यू इनपुट लो, कोई भी मैसेज सेंड करवाओ, और बी में वैल्यूज जो है वो इनपुट लो, और वो वैल्यूज आप इंटीजर में ही इनपुट लो। उसके बाद आपको एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करना है एरिया, और इस एरिया के अंदर जो है वो आपने इस फॉर्मूला को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो आप स्क्वायर के लिए इस दफा ए मल्टीप्लाई बाय ए नहीं लिखोगे, ठीक है, इसके बजाय आपने स्क्वायर के लिए जो है वो पावर फंक्शन यूज करना है। तो जहां जहां स्क्वायर आ रहा है उसको आपने पावर फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करवाना है, और अंडर रूट के लिए जो है वो आप स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करोगे। तो एक चीज
ये कि एक फंक्शन के अंदर जो है वो दूसरा फंक्शन इंसर्ट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ 2, 3। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो, ठीक है, इस स्पेसिफिक लाइन को, तो इसका मतलब ये है कि आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हो जिसका पावर ऑफ 2 पावर 3 का। तो ये पहले क्या करेगा, ये पहले 2 पावर 3 कैलकुलेट करेगा, तो जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो इसी ब्रैकेट के अंदर जो कि स्क्वायर रूट के ब्रैकेट है, इसमें आप और चीज़ें भी लिख सकते हो, यानी पावर ऑफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 फॉर एग्जाम्पल। तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बनाई जा सकती है। एक फंक्शन के अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई बाय अगेन पावर ऑफ 4, 6। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है वो कॉम्बिनेशन यूज करोगे इस इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने ये चीज बता दी आपको, एक फंक्शन के अंदर पूरी की पूरी इक्वेशन भी लिखी जा सकती है। ठीक है, देन इन फाइनल जब ये पूरी इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट हो, उसका जो आंसर है वो एरिया जिसकी डेटा टाइप डबल होगी उसमें सेव हो जाए, तो वो आपको एंड में रिजल्ट प्रिंट करके दिखा दे कि द एरिया ऑफ एसएलएस ट्रायंगल इज दिस। तो आप ए और बी की कोई भी वैल्यू दो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वो एरिया कैलकुलेट करे और आपको आंसर दे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए ये चीज़ चेक कर लेना कि अगर यूज़र ए की वैल्यू 3 दे रहा है और बी की वैल्यू 4 दे रहा है, तो एरिया का आंसर जो है वो ये 4.47214 आना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए रख दिया ताकि एट द एंड आप ये चेक कर सको कि आपका कोड जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप ए की वैल्यू 3 दे रहे हो, बी की वैल्यू 4 दे रहा है यूज़र, तो उसको एरिया का आंसर जो है वो ये मिलना चाहिए। लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल है, इसका मतलब यही नहीं कि आपका प्रोग्राम जो है ए वैल्यू 3 और बी वैल्यू 4 ही नहीं। आपने यूज़र पे ये डिपेंड करना है कि वो ए और बी की कोई भी वैल्यू देख सके। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपने क्या करना है कि आपको ये प्रोग्राम क्रिएट करना है जो आपसे इनपुट ले रेडियस का, सर्कल के रेडियस का। ये हमने पहले भी किया है, लेकिन इस दफ़ा आपको शर्त ये है कि आपने इसके अंदर सी मैथ लाइब्रेरी यूज़ करनी है। और सी मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट होता है पाई, लेकिन आपने इस पाई को जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ कि पाई यूज़ कैसे होगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप सीमैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करोगे, पाई यूज़ करोगे, तो आपको पहले मैसेज प्रिंट होना चाहिए इनपुट द रेडियस ऑफ सर्कल। आप जो भी रेडियस दो तो वो आपको एरिया और सर्कमफेरेंस जो है वो सर्कल का प्रिंट करके दे। तो एरिया का और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो है वो आप इंटरनेट पे देख सकते हो कि क्या है, वो सेम फार्मूला यूज़ करो। तो उसमें पाई की जगह अब आप जो है वो ये कांस्टेंट जो है वो यूज़ करोगे। ठीक है, और बाकी पावर लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आपने पावर उसमें यूज़ हो रही है आप भले पावर वाला फंक्शन यूज़ करो या वही मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका यूज़ करो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हो। लेकिन इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो इस तरीके से आना चाहिए। तो बस एक ही शर्त है कि आपने जो पाई कांस्टेंट है उसकी मैथ लाइब्रेरी वाला जो है इस्तेमाल करना है, अपना पाई कांस्टेंट नहीं बनाना। ठीक है, खुद ना डिफाइन करना है ना कांस्टेंट बनाना है, प्री डिफाइंड सी मैथ के अंदर एक पाई कांस्टेंट है वो आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। तो दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।